हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं अमित शाह। बोले, आस्था के मामले में फैसला न सुनाए अदालत। 19 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की संदिग्ध मृत्यु की स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत प्राकृतिक कारण से हुई थी। बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसला का खूब जश्न मनाया था। प्रवक्ता संबित पात्रा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की जमकर सराहना की थी। तब संबित पात्रा ने भारतीय न्याय व्यवस्था को सबसे स्वतंत्र और प्रसिद्ध न्याय व्यवस्था कहा था। लेकिन आज बीजेपी और खुद अमित शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बाधा बन चुका है। केरल के शबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था, लेकिन बीजेपी आरएसएस के समर्थक और कार्यकर्ता लगातार कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और अब तो खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि सरकार और कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं सुनाने चाहिए जिनका पालन न करवाया जा सके और जो आस्था से जुड़े हो। बीजेपी अय्यप्पा भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। कुल मिलाकर अमित शाह का यही कहना है कि वो कोर्ट के उन्हीं फैसलों को मानेंगे जो उन्हें पसंद होगा, और सबरीमला मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अमित शाह को पसंद नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अमित शाह से पूछकर फैसला दे या सिर्फ वही फैसला दे जो दक्षिणपंथी विचारधारा से ओतपोत हो। क्या अमित शाह का ये बयान संविधान और महिला विरोधी नहीं है? अमित शाह के इस बयान पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि अमित शाह का बयान संविधान और कानून के खिलाफ है। ये मौलिक अधिकारों की गारंटी न देने के उनके एजेंडे की तरफ स्पष्ट इशारा है। ये आरएसएस और संघ परिवार का एजेंडा दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट को धमकाकर शाह ने संविधान पर हमला किया है। हम इनको देश पर हावी नहीं होने देंगे। शबरीमला मंदिर विवाद पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष का सबरीमला मामले पर बयान संविधान और कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सबरीमला मंदिर को लेकर अमित शाह ने कन्नूर की रैली में जो बयान दिया है उससे उनके एजेंडे का मकसद साफ हो गया है। उनके एजेंडे में मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं है। उनका बयान आरएसएस और संघ परिवार के एजेंडे को दर्शाता है। सीएम विजयन ने अमित शाह पर केरल सरकार को गिराने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार को गिराने की धमकी देने वाले अमित शाह को याद रखना चाहिए कि ये सरकार बीजेपी की दया पर सत्ता में नहीं आई है। ये सरकार जनादेश हासिल करके सत्ता में आई है। अमित शाह का मैसेज जनादेश को नुकसान पहुंचाने वाला है। इससे पहले अमित शाह ने केरल के कन्नूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी अय्यप्पा भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। उन्होंने विजयन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लेफ्ट की सरकार ताकत के दम पर प्रदर्शनकारियों को चुप कराना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि जो लोग अदालत के फैसले के नाम पर हिंसा को भड़काना चाहते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जिनके अपने अलग अलग नियम कानून हैं। इस दौरान अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री को शबरीमला मंदिर के श्रद्धालुओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर चेतावनी भी दी थी। अमित शाह ने कहा था, मैं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को चेतावनी देने आया हूँ कि अगर अपने दामन का कुचक्र बंद नहीं किया तो बीजेपी का कार्यकर्ता आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। आपकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। राजनाथ ने यौन उत्पीड़न का उड़ाया मजाक। बोले, कांग्रेस धोखा देगी तो सब मी टू चिल्लाएंगे। मी टू मूवमेंट क्या है? मी टू यौन उत्पीड़न और यौन हमले के खिलाफ एक आंदोलन है। इस मूवमेंट में शोषित, पीड़ित, डूबी कचली जा रही महिलाओं को हौसला दिया। मी टू मूवमेंट में महिलाएं अपने साथ हो चुके या हो रहे उत्पीड़न को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर रही है। साथ ही वे सवाल खड़े कर रही है कि क्यों समानता के अधिकार के बावजूद उन्हें ही सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन शायद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के लिए मी टू जैसा संवेदनशील आंदोलन राजनीतिक चुटकुला है। गृह मंत्री राजनाथ #MeToo का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का मजाक बनाने के लिए कर रहे हैं। गृह मंत्री ने तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जो भी कांग्रेस के साथ गया उसको मिटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई है।
बाद में कहीं ऐसे हालात ना हो जाए, सारी विपक्षी पार्टियां गठबंधन कर ले और बाद में जब कांग्रेस से धोखा खा जाए तो #MeToo कैंपेन चलाने के लिए मजबूर हो जाए। राजनाथ सिंह का ये बयान मीटू को लेकर उनकी सोच को दर्शाता है। खैर, बीजेपी व मोदी सरकार के मंत्रियों से ऐसा ही उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर पर दर्जनों महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ऐसे में मीटू को लेकर बीजेपी की खुन्नस समझी जा सकती है। पत्रकारों के सवाल पर पीसी छोड़कर भागे पात्रा। कांग्रेस बोली, इतना भी झूठ मत बोलो कि भागना पड़ जाए। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भोपाल में आयोजित बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस विवादों में घिर गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि संबित पात्रा ने बिना अनुमति के भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वही खबर ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा पत्रकारों के सवाल से असहज हो गए, जिसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बदसलूकी भी की। प्रदेश टुडे की खबर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने संबित पात्रा से पूछा कि भोपाल में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग, जिसे आप भ्रष्टाचार की इमारत बता रहे हैं, वो 2003 में बीजेपी के शासनकाल में बनी है। तब आपने इसे बनने से रोका क्यों नहीं? और जब ये मामला कोर्ट में है तो फिर इसे अब क्यों उठाया जा रहा है? पत्रकार के इस सवाल का जवाब संबित पात्रा नहीं दे सके और कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछने वाले पत्रकार से बदसलूकी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार को धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संबित जी से ऐसा सवाल पूछने की। दरअसल संबित पात्रा नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खास जगह पर हो रही है। इस जगह की खास बात यह है कि पीछे दिख रही बिल्डिंग यानी सिटी सेंटर एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि AJL को अलॉट हुई थी, जहां नेशनल हेराल्ड की प्रिंटिंग होनी थी। हालांकि इसे खाली करने के लिए 3 बार आदेश जारी किए गए, लेकिन किया नहीं गया। पत्रकार ने संबित पात्रा के इसी आरोप पर सवाल किया था, जिस पर संबित पात्रा असहज हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, नेशनल हेराल्ड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए संबित पात्रा पत्रकार साथियों के जवाब नहीं दे पाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मीडिया साथियों की धमकी दी। प्रदेश की जनता चुनाव में भाजपा को ऐसे ही भागने पर मजबूर कर देगी। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, हा, संबित ने मुझे शो पर हंसने की अनुमति दी थी। लो भाई, आपके पसीने छूट गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको वहां से भागना पड़ा, पढ़कर हंसी आ गई। बड़े भैया से गुजारिश है, इतना भी झूठ ना बोलो कि भागना पड़ जाए। अंबानियों पर मेहरबान बीजेपी। धीरूभाई के लिए अटल ने और अनिल के लिए मोदी ने CBI चीफ को हटाया। CBI में मचे घमासान के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने CBI चीफ आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। वर्मा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, जिसकी सुनवाई 26 अक्टूबर को की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छुट्टी पर भेजे जाने से पहले आलोक वर्मा 7 संवेदनशील मामलों की जांच कर रहे थे, जिनमें से एक राफेल डील से जुड़ा मामला भी था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वकील प्रशांत भूषण ने भी इस बात का दावा किया है। राहुल ने आरोप लगाया कि आलोक वर्मा राफेल घोटाले से जुड़े कागजात इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आलोक वर्मा जिन मामलों को देख रहे थे, उनमें सबसे संवेदनशील केस राफेल डील से जुड़ा था। दरअसल 4 अक्टूबर को ही वर्मा को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की तरफ से 132 पेज की एक शिकायत मिली थी। इसमें कहा गया था कि फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की सरकार की डील में गड़बड़ी हुई है। आरोप था कि हर एक प्लान पर अनिल अंबानी की कंपनी को 35% कमीशन मिलने वाला है। दावा है कि आलोक वर्मा को जब हटाया गया तब वे इस शिकायत के सत्यापन की प्रक्रिया देख रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र ने CBI चीफ के खिलाफ कार्रवाई की हो। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में CBI निदेशक त्रिनाथ मिश्रा को निदेशक पद से हटा दिया गया था। उस वक्त भी तत्कालीन CBI चीफ मिश्रा का महज इतना कसूर था कि उन्होंने धीरूभाई अंबानी की दिल्ली और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी कर दी थी।
दिलचस्प बात यह है कि 2 सीबीआई निदेशकों पर कार्रवाई एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही हुई। 19 नवंबर 1998 को सीबीआई ने धीरूभाई अंबानी के मुंबई के पॉश कफ परेड भवन और दिल्ली के ली मेरिडियन दफ्तर पर दबिश दी थी। जिस मामले में दबिश दी गई थी वो किसी भ्रष्टाचार या गबन से संबंधित नहीं बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जुड़ा था। सीबीआई को सूचना थी कि अंबानी के पास सरकार की नीतियों से जुड़े क्लासिफाइड कागजात थे। छापे के बाद सीबीआई ने दावा किया कि छापेमारी में पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े क्लासिफाइड कागजात मिले। मामले से जुड़े पुराने अधिकारी ने बताया कि उस दौरान धीरूभाई अंबानी ने वाजपेयी से फोन पर बात की थी, जिसके बाद मिश्रा को पद से हटा दिया गया था। गौरतलब है कि जिस वक्त त्रिनाथ मिश्रा को पद से हटाया गया, उस वक्त सीबीआई चीफ की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार करती थी और निदेशक का 2 साल की निश्चित अवधि का प्रावधान भी नहीं था। लेकिन अब सीबीआई चीफ की नियुक्ति लोकपाल एक्ट के तहत होती है, जिसमें डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल तय है। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी ही डायरेक्टर को नियुक्त कर सकती है और हटा सकती है। लेकिन आलोक वर्मा के केस में इन नियमों का पालन नहीं किया गया और केंद्र ने कमेटी को विश्वास के लिए बना ही आलोक वर्मा को डायरेक्टर के पद से हटा दिया और उनकी जगह अंतरिम व्यवस्था के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को जिम्मा सौंप दिया। गौरतलब है कि जहां त्रिनाथ मिश्रा की धीरूभाई अंबानी के खिलाफ कार्रवाई करने का खामियाजा भुगतना पड़ा था, वहीं आलोक वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें राफेल में अनिल अंबानी की भूमिका से जुड़े कागजात इकट्ठा करने की सजा मिली है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस भी अधिकारी ने अंबानी घराने पर हाथ डालने की कोशिश की, उसे सरकार द्वारा ठिकाने लगा दिया गया। ये भी इत्तेफाक नहीं कि दोनों सीबीआई निदेशकों पर कार्रवाई एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही हुई। दोनों ही मामलों को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि अंबानी घराने को बचाने के लिए बीजेपी पूरे सरकारी तंत्र को पलट सकती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।